बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और लालू प्रसाद यादव ने सीधे तौर पर केंद्रीय जो मंत्री हैं, रेल मंत्री, उनके इस्तीफा मांगा है कि इस्तीफा दें क्योंकि उनसे मंत्रालय संभल नहीं रहा। ऐसे में मेरे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के नेत्री उषा दुबे जी हैं, उनसे बात करेंगे। किस तरीके से देख रहे हैं लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री रहे हैं, अभी वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से घटना हुई है दिल्ली में, रेल मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। लालू यादव जी जब रेल मंत्री थे उस समय अपना वो काल देख ले कि उस समय कितने रेल हादसे और रेल की दुर्घटनाएं या जो भी रेल की स्थिति जो दयनीय थी वो अपना देख ले। अभी हमारी जो इतने झुंड में लोग जा रहे हैं प्रयागराज कुंभ नहाने, तो एक हादसा इसको नहीं कहा जा सकता है। ये कभी भी कहीं भी किसी भी समय हो सकता है। इसको यह नहीं, प्रयागराज से इसको जोड़कर नहीं देखा जा सकता है क्योंकि जिस तरीके से भगदड़ की स्थिति वहाँ बनी, तो ऐसा नहीं कि जो आरपीएफ के जवान तैनात रहने चाहिए। काफ़ी ट्रेनें जो चल रही है, ट्रेनें में काफ़ी भीड़ देखने को भी मिलती है और उसके साथ साथ जो लोग हैं खिड़की से भी कूदकर सीट पे बैठने के लिए जाते हैं। तो ऐसे में कहीं सवाल नहीं उठता है कि ट्रेन तो आप चला दिए लेकिन जो जवान तैनात होना चाहिए वो जवान तैनात नहीं है। जवान तैनात हैं और सब कुछ जो हमारे तरफ से होना चाहिए, सरकार के तरफ से होना चाहिए, वो सुविधाएं सब है। अभी एक व्यक्ति गए हुए हैं ट्रेन पकड़ के और उनको अच्छे से, उनका एग्जाम था तो उनको अच्छे से ट्रेन में बैठाया गया। उन्होंने हमें ट्रेन का फोटो और वीडियो भेजा कि मुझे अच्छे से चढ़ाया गया, बैठाया गया। और वो जो झुंड में लोग जा रहे हैं, वो लोग हमेशा ऐसे भीड़ लेकर जाते हैं। कोई भी त्यौहार आ जाए, जैसे मैं बक्सर की रहने वाली हूँ, तो मैं बक्सर कोई भी त्यौहार आता है तो वह झुंड में लोग बैठे रहते हैं, झुंड में लोग गाड़ियों में चढ़ते हैं। तो वह जरूरी नहीं है कि कुंभ आया है तो कुंभ तो हमारा एक हिंदुत्व का बहुत बड़ा एक कुंभ स्नान माना जाता है, उसमें भी महाकुंभ है तो उसमें तो लोग जाएंगे ही। हमारे हिंदुत्व के जिसके आस्था है वो तो छोड़ेंगे नहीं, और उसके लिए जो सरकारें हैं सुविधाएं दी हैं। अच्छा, जो महाकुंभ में लोग जा रहे हैं, अब ऐसे में लेकर जो बिहार के नेता हैं पप्पू यादव जो निर्दलीय सांसद हैं, वो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि वहाँ पर जो बाबा लोग जो पहुंचे हुए वो आतंक मचा रहे हैं। वो लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व के ऊपर आवाज उठाते रहते हैं। हिंदुत्व है तो आज विश्व है, देश ही नहीं विश्व है। हिंदुत्व का काम होता है एक पिरोने में, एक सभी को अपने संस्कृति में सबको जोड़कर चलने वाला एक यह धर्म है। हिंदू धर्म पर आवाज उठाने वाले उठाते हैं, लेकिन हिंदुत्व ही ऐसा एक धर्म है जो पूरे देश को जगाता है, देश को दिखाता है, देश को बताता है कि हम लोग सभी मिलजुल कर रह सकते हैं। हम लोग कहीं भी शांति का हम लोग चाहते हैं कि हर जगह शांति रहे, और इसका हमारे हिंदुत्व को ही दूसरा देश भी अपनाने की कोशिश करता है। अच्छा, और ये हिंदुत्व पर आवाज उठाते हैं। ये लोग गलत करते हैं कि साधुओं को हटाया जाए, नागा को हटाया जाए, मंदिरों को ऐसे किया जाए, ऐसे किया जाए। ये इनका बयान यह बिल्कुल सही नहीं है। हिंदुत्व जिंदा है तो यही मानना है कि विश्व भी आज के देश में सभी हम लोग एक बंधे हुए हैं, एक सूत्र में बंधे हुए हैं। लालू प्रसाद यादव ने भी महाकुंभ को फालतू बताया कि फालतू की बात है, महाकुंभ जो लोग जा रहे हैं वो फालतू में लोग जा रहे हैं। वो क्या जानेंगे महाकुंभ के बारे में। सिर्फ एमआई की राजनीति की है। आज एमआई भी उनकी राजनीति से सब हटके अलग बिखर गए। उनको तो सिर्फ अपना कुर्सी और अपने बेटों की कुर्सी दिखती है, इसके अलावा उनको कोई राजनीति नहीं दिखती है। और यादव को आज तक बरगला कर रखे, एमआई को बरगला कर रखे। कोई भी एक भी ऐसा देखा जाए कि वो किसी भी यादव को अपने कुर्सी पर आगे बढ़ाने के लिए कोशिश किए हो या कुर्सी देने की कोशिश किए हो। वो सिर्फ हिंदुत्व का विरोध करके ही राजनीति पर अभी तक चले। लेकिन जब हमारी सरकार आई, जब योगी मोदी जी की सरकार आई, तो जनता जग गई, जनता की आंखें खुल गई कि हिंदुत्व क्या है। और हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है, तो हिंदुत्व ही है जो कि आज एक इतिहास है। आप कोई भी किताब पौराणिक लिखा जाए या जो भी खुदाई में हो रहा है वह हिंदुत्व का ही सब कुछ, पुरातत्व में जितना भी आ रहा है सब हिंदुत्व ही आ रहा है। और कोई धर्म को बता दिया जाए कि कोई भी धर्म हो, मुस्लिम धर्म का कहीं भी आज तक पुरातत्व में दिखा क्या कुछ भी? तो इसका मतलब कि हिंदुत्व ही इस धरती का जो एक धर्म था, सबसे बड़ा धर्म था।
वो हिंदू ही था, हिंदू ही था। आप हिंदू के खिलाफ बोलकर आप राजनीति नहीं कर सकते। लालू यादव जी हो या पप्पू यादव जी हो या जो भी हो, हमारा हिंदुत्व ही एक ऐसा है जो कि हमारे देश को, विश्व को एक सूत्र में पिरो कर रख रहा है और हमको आगे बढ़ने में, हमारे विश्व को भी आगे बढ़ने में वह रास्ता दिखा रहा है। अच्छा, बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाला है। पिछले बार जब लोकसभा चुनाव हुई उस समय बक्सर से आपको कहा जा रहा था कि वहाँ से आप चुनाव लड़ेंगे बक्सर से, लेकिन आपकी वहाँ सीट काट दी गई। अब जो विधानसभा चुनाव होने वाला, क्या बक्सर से क्या आपकी तैयारी रहेगी वहाँ से विधानसभा चुनाव को लड़ने के लिए? मैं वहाँ पर अपने संघ संगठन में जब मैं थी तब से मैं बक्सर में काम कर रही हूँ और मेरा जन्म भी वहीं से है, मेरी शादी भी बक्सर में ही हुई है। तो मेरा तो वहाँ जब से मैं पढ़ रही हूँ तब से मेरी तैयारी है। तैयारी तो कोई नया करना नहीं है और उसके बावजूद भी मैं जब संघ के संगठन में थी तो मैं बहुत वहाँ पर काम की हूँ। बीजेपी में आई तो भी मैं काम कर रही हूँ, आगे भी करती हूँ। और इतने जनता की जो गरीबों की समस्याएं होती हैं वह हमारे पास ही सबसे पहले, और जगह भी घूम लेते हैं लोग तो अंत में मेरे पास ही उनको नंबर मिलता है कि यही आपका समस्या का समाधान करेगी और मैं उनका करती हूँ। मैं किसी ऐसे बड़े ओहदे पर बैठी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं जनता की समस्याओं का समाधान मैं करती हूँ। मैं कॉल पर करूँ, जाकर करूँ, जैसे भी करूँ, लेकिन करती हूँ। वहाँ की जनता यह बात जानती है, समझती है। और मैं कोई भी प्रशासन हो उनके, वो भी गलत करते हैं तो मैं उनके खिलाफ भी आवाज़ उठाती हूँ, मैं डरती नहीं हूँ। और वहाँ के विधायक भी अगर कुछ काम नहीं करते हैं या गलत करते हैं तो मैं डरती नहीं, मैं उनके खिलाफ भी आवाज़ उठाती हूँ। और बक्सर की समस्याएं हैं उन पर भी मैं आवाज़ उठाती हूँ। मैं वहाँ के काम करती हूँ, मैं हर समय मेरी वहाँ पर तैयारी है। और अगर मुझे पार्टी विचार को करना चाहिए क्योंकि मैं स्थानीय भी हूँ और मैं पार्टी का काम भी कर रही हूँ बहुत वर्षों से। अच्छा, बहुत वर्षों से आप पार्टी में बनी हुई हैं, क्या अभी जो एक और जो चर्चा चल रही है महिला सेल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं धर्मशीला गुप्ता को लेकर चर्चा चल रही है कि धर्मशीला गुप्ता का जो प्रदेश अध्यक्ष से हटाया जाएगा, कोई और को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। लंबे समय से आप स्थापित हैं, क्या लग रहा है कि और चर्चा ये भी हो सकती है कि उषा दुबे को भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए महिला सेल का? ये तो पार्टी का निर्णय है, मैं तो कुछ नहीं बोल सकती। मैं एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ और मैं अपना बक्सर को देखती हूँ, बक्सर में काम करती हूँ और बक्सर की जनता को मैं उनकी खुशी देखना चाहती हूँ, वो खुश रहे, वहाँ की समस्याएं ना हो, मैं इसके लिए करती हूँ। संगठन को मजबूत करना है क्योंकि मेरे पापा भी जनसंघ में काम करके संगठन को मजबूत किए हैं, इसलिए मैं संगठन का काम करती हूँ। और हम लोग संघ पृष्ठभूमि से हूँ, मैं भी संघ में काम कर चुकी हूँ, इसलिए मैं सोचती हूँ कि कैसे समाज हमारा। अच्छा, संघ में जो काम कर चुके हैं उसको कहा जाता है कि बीजेपी उसको प्रमोट करती है। संघ में आप काम कर चुकी हैं, पिछले बार जब बीजेपी संघ वाले को तवज्जो नहीं दी 2024 के लोकसभा चुनाव में पता चल गया कि क्या स्थिति हुई। मोहन भागवत के बयान जो दिए उसके बाद कहा कि अगर बीजेपी हल्के में आरएसएस को लेकर चलती है तो उसका परिणाम देखने को मिलेगा। और जिसको देखने को भी मिला कि 240 आप लोग का 400 का लक्ष्य था जो 240 पर ही सिमट गया। तो ऐसे में क्या आप जो है बक्सर से जो आप कर रही हैं कि बक्सर में मेरा जन्मभूमि है और वहीं हमारी शादी हुई, और क्या ऐसे में बक्सर से आप को लग रहा है कि अगर बक्सर से इस बार सीट नहीं दी गई तो क्या निर्दलीय भी चुनाव आप लड़ सकती हैं वहाँ से? नहीं, मैं पार्टी के लिए जीऊँगी, पार्टी के लिए मरूंगी, लेकिन वो समय अनुसार सब बताता है। समय का चक्र है, जो जैसा समय आएगा, जैसा समय हमें ऊपर से आदेश होगा वैसा मैं करूंगी। मतलब ऊपर मतलब कि ईश्वर की जो आदेश होगी वो मैं करूंगी, लेकिन मैं पार्टी के लिए कर रही हूँ, पार्टी के लिए आगे काम करती रहूँगी और जो उचित लगेगा। क्योंकि मैं बहुत सबसे बक्सर की मैं बता दूँ कि बक्सर की मैं पहली महिला हूँ भाजपा की झंडा उठाने वाली, काम करने वाली, जो भी पार्टी का आदेश हुआ वो करने वाली ब्राह्मण समाज की पहली महिला थी। उसमें कोई महिलाएं नहीं थी जो बक्सर में काम करती थी। तो ज़रूर मेरे ऊपर भी विचार किया जाएगा या करेंगे, क्योंकि उन लोगों को हमारे पार्टी में कहा जाता है कि बोलते नहीं है सिर्फ करते हैं, और उनको त्रिनेत्र भी होता है जो तीसरे नेत्र से भी देखते हैं कि कौन कहाँ क्या कैसे कर रहा है। और मैं एक सही रास्ते पर चलकर काम कर रही हूँ और सही काम कर रही हूँ, अच्छा काम कर रही हूँ, यह तो वहाँ की जनता भी बता देगी, जनता को पता है। अच्छा, ब्राह्मणों को लेकर आपने जिक्र की, बीजेपी को विषय में कहा जाता है कि बीजेपी फॉरवर्ड को आगे करती है, तो क्या आप ब्राह्मण हैं तो ऐसे में उस क्षेत्र से भी जो पूर्व सांसद थे अश्विनी चौबे वो भी ब्राह्मण
जाति से आते थे। तो ऐसे में क्या उषा दुबे वहाँ से चुनाव लड़ेंगे? अभी जो सुधाकर सिंह है वो भी फॉरवर्ड से आते हैं, राजपूत हैं, जो वहाँ से सांसद मौजूद है। हमारे वहाँ विधानसभा की लिया जाए तो विधानसभा में और लोकसभा में भी हमारे ब्राह्मणों की जो जनसंख्या है वो अधिक है, और बक्सर विधानसभा में ब्राह्मणों की संख्या सबसे अधिक है, इसलिए वहाँ पर ब्राह्मण को सीट दिया जाता है। और एक ब्राह्मण को सीट तो हमको बक्सर लोकसभा में दिया जाएगा, इसलिए बक्सर से ब्राह्मण को ही दिया जाता है। तो ब्राह्मण को दिया जाता है, तो इस बार तो पिछड़ गए हैं सोनी चौबे जी, सुधाकर सिंह वहाँ से चुनाव निकाल लिए। नहीं, इस बार वो बाहरी को लेकर और नया प्रत्याशी को लेकर हो गया था। अगर इस बार जो नाम चर्चा चल रही है, हाँ, अश्विनी चौबे जी अगर आते तो इस बार वो 6-7 लाख मतों से जरूर जीते होते, 6 लाख मत से तो जरूर जीते होते, क्योंकि हमारा पिछले बार भी वो 7 लाख लगभग वोट। अच्छा, एक आखिरी सवाल, अगर आपको बीजेपी बक्सर सदर से सीट देती है तो बक्सर की जनता को लेकर क्या कुछ प्राथमिकता होगी आपकी? बक्सर में बहुत सारी मुद्दाएं हैं। मैं बार बार अनेकों मेरे चैनल्स पर मैं अपनी समस्याएं बातें रखते रहती हूं। बक्सर में अनेक मुद्दे हैं जिस पर काम किया जा सकता है। सबसे पहले तो वहाँ ट्रैफिक की है मुद्दा। मैं जैसे अभी गांव में जा रही थी तो वहाँ के जो एसडीएम है वो छोटे से पतले से एक गाँव में बस ट्रक घुसा हुआ था, और मैं ट्रक वाले से उतर के मैं बात की कि स्कूल बस फंसा है, मेरी गाड़ी फंसी हुई है, सभी यहाँ के राहगीर सब फंसे हुए हैं, ये बड़े से ट्रक कितना ही रोड था और ट्रक घुसा हुआ था। तो मैं ट्रक वाले से पूछी कि आप ट्रक कैसे घुसाए हैं, इस दिन में आपको तो ट्रक घुसाना नहीं चाहिए था, इतना ट्रैफिक रहता है ऑलरेडी। तो वो बोले कि हमको एसडीएम से हम लोगों को पास मिला हो, गाड़ी में अपना पास दिखाए। तो हम बोले मैं एसडीएम से मैं प्रश्न कि आप कैसे दिन में पास दे सकते हैं? अगर आपको इधर गाड़ी घुसाना ही जरूरी है तो आप वैकल्पिक रास्ता या तो जनता को दीजिए, स्कूल बस फंसा हुआ है, या तो फिर उनको ट्रक वाले को वैकल्पिक रास्ता आप देंगे। आप ऐसे कैसे दिन में ट्रक घुसा देंगे? तो सबसे पहले तो बक्सर में ट्रैफिक की समस्या है, जाम का निजात हटाएंगे। हाँ, वहाँ पर कोई भी अभी रोड की समस्याएं बहुत है, गंदगी की समस्याएं बहुत है। वहाँ पर हमारा एक दार्शनिक स्थल है, आज तक विश्वामित्र के नाम पर कुछ भी नहीं बना हुआ है। विश्वामित्र की भूमि है, राम की शिक्षा स्थली है, इस नाम पर भी ऐसा कुछ भी वहाँ पर नहीं बना हुआ है। पहले तो वहाँ का पर्यटन और धर्म को हम लोग किला मैदान पर एक प्रोग्राम किए थे, शाहाबाद महोत्सव। बक्सर में किला मैदान पर करने का मकसद ही यही था कि बक्सर का विकास रुका हुआ है। बक्सर में बहुत सारे ऐसे पर्यटन और धार्मिक स्थल का विकास हो सकता है, लेकिन आज तक नहीं हुआ है। मुझे भी बहुत दुख होता है, मैं घूमती हूँ बक्सर में तो देखती हूँ कि इतना बक्सर का नाम है, ऐतिहासिक, दार्शनिक, धार्मिक सभी दृष्टिकोण से नाम है, लेकिन यहाँ पर उस तरह का कुछ भी नहीं दिखता है। मुझे भी बहुत दुख होता है। मैं भी पहले गवर्नमेंट जॉब में थी, मैं छोड़कर मैं आई हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि बक्सर का विकास कैसे हो, मैं बक्सर का काम कैसे करूँ और कैसे विकास कर दूँ। और मेरा प्रथम प्राथमिकता भी यही रहता है कि बक्सर का विकास हो, बक्सर का विकास कैसे हो, उस पर कैसे काम किया जाए, इस पर भी मैं मंथन करते रहती हूँ, गहन अध्ययन करते रहती हूँ। चलिए, थे बीजेपी के नेत्री उषा दुबे जी। साफ तौर पर इन्होंने कहा कि अगर बीजेपी हमको वहाँ से सीट देती है तो हमारी प्राथमिकता पहले बक्सर की जनता के लिए ये होगा कि वहाँ पर्यटक जो क्षेत्र है और विश्वामित्र का जो वहाँ जन्मभूमि है उसको कैसे आगे प्रमोट किया जाए और कैसे वहाँ पर्यटक स्थल बनाया जाए, यह सबसे हमारी प्राथमिकता होगी। इसके साथ ही साथ जो जाम का निजात है, वो जाम का निजात कैसे खत्म हो, वह दूसरी प्राथमिकता होगी। इसके साथ साथ शिक्षा को लेकर भी उन्होंने कहा कि शिक्षा भी हमारी प्राथमिकता होगी और साथ ही साथ युवाओं को लेकर भी प्राथमिकता होगी। आपका क्या कुछ कहना है, पहले आप कमेंट बॉक्स में कहें, और इसके साथ साथ मुझे मेरे सहयोगी सोनू को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ बाय स्कोप। नमस्कार।